हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूपी पीजीटी कॉमर्स का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2019 में हुआ है। और हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये भी पता चले कि देखो अभी पीजीटी कॉमर्स यूपी पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम भी है। एक तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरे स्टेट्स के पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम है, चाहे वो एचटेट है चाहे DSSB का है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है इन चीज़ों से। ठीक है, तो आपको बस अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार इजी क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आपका क्वेश्चन आया हुआ था अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज। देखो, आपको +1 में जब आप अकाउंट्स पढ़ते हैं उसमें काफ़ी सारे बेसिक्स आते हैं और उनसे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, देखो ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो कर ली है बट वो अभी आपको मिली नहीं है, तो उसको हम क्या मान के चलते हैं? एसेट, लायबिलिटी, लॉस या कैपिटल। अब आप देखिए, आपने वो इनकम, मान लो कोई कमीशन है, ठीक है, वो आपने अर्न कर लिया लेकिन आपको मिली नहीं है, तो ये होती तो आपकी क्या है? एसेट है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हमारी क्या हो जाती है? एसेट। ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड रिस्क इज। देखो, लिक्विडिटी क्या होता है और रिस्क क्या होता है, पहले आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए। लिक्विडिटी क्या होती है कि हमारी कितनी एबिलिटी है कि जल्दी से जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सके चीज़ों को। लिक्विडिटी वही होता है ना, जैसे हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह, ये होता है। और रिस्क, रिस्क तो आपको पता है कि पॉसिबल चांसेस हैं फ्यूचर में लॉस होने के। रिस्क है अभी, मतलब हमारे पास चांसेस हैं, हो सकता है। ठीक है, तो आप ये देखिए कैसा रिलेशन होगा इनके बीच में। इन्वर्स रिलेशन होगा। अब क्यों इन्वर्स रिलेशन होता है इनके बीच में? क्योंकि आप ये समझिए कि अगर आपके पास लिक्विडिटी प्रॉपर है, यानी कि पॉजिटिव में है आपके पास लिक्विडिटी, यानी कि आप कैश में आपके पास अवेलेबल है या इजीली कैश में अवेलेबल या कन्वर्ट होने वाली आपके पास एसेट्स हैं, तो रिस्क क्या होगा? कम होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लिक्विडिटी कम है, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो रिस्क के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो दोनों के बीच में कैसा रहने वाला है? वो रहने वाला है इन्वर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए होल सेलर एज एन इंटरमीडियरी इज अ लिंक बिटवीन। आप देखते हैं, एक तो होती है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट में मतलब सीधा हम ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को, कंज्यूमर को गुड्स दे रहा है। बट इंटरमीडियरीज आजकल यूज़ होते हैं। ठीक है, मिडल मैन जिसको हम बोलते हैं, उसमें होल सेलर, रिटेलर, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैन्युफैक्चरर है, वो किसको दे रहा है? होल सेलर को दे रहा है। होल सेलर किसको दे रहा है? रिटेलर को। फिर रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को दे रहा है। ओके गुड्स। सो होल सेलर किस किस के बीच में आया? आपने देखा मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच में। और वही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो होल सेलर है वो किसके बीच में लिंक का काम करता है? सो होल सेलर जो है मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच में लिंक का काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर दी। आपने पढ़ा होगा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये किस में आते हैं? ये क्या चीज़ है? ए है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बी है गोल्स ऑफ मैनेजमेंट, सी है रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था और बहुत ईजी है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब क्या है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज लेड डाउन बाय हेनरी फ्योलिस। आपको पता है हेनरी फ्योल को हम लोग फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या फिर जनरल मैनेजमेंट। एक हमारे FW टेलर है जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। और आपको पता होना चाहिए हेनरी फ्योल ने जो है मैनेजमेंट यानी कि टॉप लेवल के लोगों के साथ ज़्यादा वो किया काम,
और उन्होंने जो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं उन्होंने वर्कर्स इन सब के ऊपर, तो अब जो काफ़ी फेमस है नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स कितने हैं 14। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और उन प्रिंसिपल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल में क्या कहा गया है, जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सारे आपको पता होने चाहिए। स्केलर चेन, गैंग प्लैंक, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आर। कोऑर्डिनेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? देखो आप ध्यान से समझिए, कोऑर्डिनेशन में हमारा मोटिव क्या होता है कि जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, अब उनके सभी के एफर्ट्स एज ए ग्रुप उस पर यूनिटी हो उनके एक्शन में, ताकि वो कॉमनली या हार्मनी में काम करें और जो हमारा कॉमन पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा किया जा सके, कोऑर्डिनेशन बिठाएं, हार्मनी हो। ठीक है, सो एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे? ऑब्वियस है, ग्रुप एफर्ट भी होगा, यूनिटी ऑफ एक्शन होगी, तभी तो कोऑर्डिनेशन होगा ना, और कॉमन पर्पस, तो तीनों चीज़ें, सो ऑल ऑफ द अबव जो है हमारे एलिमेंट्स हैं कोऑर्डिनेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड्स। एक बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है? देखो आपको पता है एक बिजनेस को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ये पता होने चाहिए आपको एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या आता है। देखो इकोनॉमिक सिस्टम आता है, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में आपको पता है जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमिक और आपका एक कैपिटलिज्म हो जाता है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक कंडीशंस, तीनों की तीनों चीज़ें हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर। आपको बताना है इसमें से कॉस्ट के कौन से एलिमेंट्स हैं। देखो कॉस्ट में हमारा मटेरियल भी आता है, लेबर भी आती है, एक्सपेंसेस भी आते हैं, है ना, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस तीनों ही आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेज ड्यू टू बेड डेट्स। यहाँ पे डेट्स आएगा, मतलब आई नहीं आएगा, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि आप लोग, देखो आपने पढ़ा होगा एक कंजर्वेटिज्म का होता है कन्वेंशन, कि हम जो भी पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं उनके लिए पहले ही प्रोविज़न बनाकर चलते हैं। सो आपने देखा होगा, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा? प्रोविज़न। यहाँ पे अभी हमें डाउट है ना, यानी कि अब हम अंदाजे से या एस्टिमेशन के बेसिस पे अमाउंट उस प्रोविज़न में डाल रहे हैं। बट लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी तो आपको पता है कि इतना अमाउंट है और हमने ये देना है, ये आपका फिक्स्ड है ना, यानी कि आपको पता है सर्टेन अमाउंट है। और रिज़र्व तो पता ही है, आप लोग क्या करते रहते हैं, जैसे कुछ अमाउंट प्रॉफिट का ट्रांसफ़र करते रहते हैं रिज़र्व में। सो तीनों में डिफरेंस है। अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेज ड्यू टू बेड डेट्स, ये क्या है? हमारा प्रोविज़न। नेक्स्ट है, विच वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आपको बताना है कौन सा इसमें से प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का। डबल एंट्री सिस्टम आपको वो जो गोल्डन रूल्स है ना हमारे अकाउंटिंग के, वो आपको पता होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोगों को बताए जाते हैं, होता है ना आपके जैसे पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट से। पर्सनल में आपको क्या बताया जाता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यही होता है। और ये देखिए आपका यहाँ पे सी में, रिसीवर इज़ डेबिट, गिवर इज़ क्रेडिट, वही इसको हम बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आप नॉमिनल में क्या करते हैं? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं और जितने भी इनकम्स और गेन्स हैं उनको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा हमारा? रिसीवर इज़ डेबिट एंड गिवर इज़ क्रेडिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। देखो अब ऐसा पोर्शन जो हमारी अनकॉल्ड है, अनकॉल्ड मतलब बुलाया नहीं गया है। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको थोड़ा बता देती हूँ। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, जो कि एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, ओवरऑल टोटल, वो हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, ठीक है। अब उसके बाद आती है कि हम जो है कितनी इशू करना चाहते हैं ऑथराइज में से इस टाइम पे, तो वो इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल तो होगी, अब लोगों ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया है, तो वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आ जाता है, ठीक है।
अब सब्सक्राइब में भी आपको पता है हम अलग अलग, जैसे एप्लीकेशन पे कुछ मनी होता है आपको पता है, और फिर अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अब हो सकता है कि मान लो 10 रुपये का शेयर है और अभी हमने सिर्फ 8 रुपीज़ और कॉल्ड अप किया है, यानी कि 2 रुपीज़ अनकॉल्ड है, हमने अभी लिए मतलब लोगों से लिए ही नहीं है, या अभी हमने उनको इसके लिए कॉल की ही नहीं है, ठीक है, अनकॉल्ड अमाउंट है ना, यानी कि वो अमाउंट मंगवाया ही नहीं है। सो इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, जो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम जो है हम उसको यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। आप लोगों को प्राइम कॉस्ट बताई गई है 16,000, ओके। मटेरियल है 60% ऑफ लेबर, ध्यान रखना मटेरियल 60% ऑफ लेबर है, सो लेबर बताना कितना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो प्राइम कॉस्ट है उसमें क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ कुछ दिया नहीं हुआ तो इसको कैंसिल कर दो एक बार, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की बात की गई है। अब हमें मटेरियल और लेबर के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, बट उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। सो अब प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू 16,000 इज इक्वल टू, अब आप देखिए डायरेक्ट मटेरियल 60% है लेबर का, आपको ये बताया है मटेरियल कितना है 60% ऑफ लेबर, तो लेबर को एक बार एक्स मान लेते हैं, तो इसका मटेरियल कितना हो जाएगा 60x/100। क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि 60% है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो 60x प्लस ये 100x हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा, ओके। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सीधा, आप अगर आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 160x आ जाएगा, ठीक है, 160 इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास देखिए क्या आता है, यहाँ पे आपके पास 10,000 आ जाता है, x की वैल्यू जो है 10,000 आ जाती है। अब आपको पता है लेबर को ही हमने x माना था, लेबर कितना है x कितना आया है 10,000। आपको कैलकुलेशन ये बहुत इजी है, एक बार करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। जो चीज़ नहीं दी उसको हम x मान लेते हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को उसी x की टर्म में ही पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 10,000, और मटेरियल कितना हो जाएगा 6,000, 60% है ना, तो 10 + 6 आ गया ना 16,000। तो हमारा लेबर पूछी गई है, तो लेबर हमारा कितना आएगा 10,000, और अगर आपको मटेरियल पूछा जाता तो 6,000 आता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू। देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस, यही वाली सिचुएशन होती है। तो आपको बताना है कॉन्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है। अब आप ये देखिए सेल्स होती हैं, ठीक है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप लेस कर देते हो तो क्या आ जाता है हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उस कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देते हो तो आपके पास क्या आता है प्रॉफिट आता है, यही होता है, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद प्रॉफिट आता है। लेकिन अगर ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट तो ज़ीरो होना चाहिए। अगर प्रॉफिट ज़ीरो तभी होगा जब कॉन्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा फिक्स्ड कॉस्ट के, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ये ध्यान रखना है आप लोगों को चीज़ों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द पर्सन हु बियर्स अ रिस्क टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड। ऐसा पर्सन जो कि रिस्क बियर करता है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, ओके। नेक्स्ट है, वी शुड एक्सपेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन वाइल स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन। नेगेटिव कॉरिलेशन का मतलब ये होता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एक चीज़ बढ़ेगी, यानी कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी डिक्रीज़ होगी, वही होता है नेगेटिव कॉरिलेशन। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली। अब एक बात है, अगर इनकम बढ़ रही है आपकी तो क्या आपके एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे? नो, तब आप तो खर्चे ज़्यादा करेंगे क्योंकि आपके पास पैसे हैं खर्चने के लिए। सो यहाँ तो पॉजिटिव रिलेशन होगा जनरली, तो ये तो कैंसिल हो गया।
फिर है प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। देखो आपको पता है, आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर किसी का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। आप पढ़ते हैं ना, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। सो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप। सो यहाँ पर हमारा आंसर बी आएगा। बट फिर भी हम लास्ट वाला सी ऑप्शन देखते हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट्स। देखो अगर सेल्स बढ़ रही हैं इसका मतलब ये नहीं होगा जनरली कि प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, है ना, जनरली तो यही होता है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो हमारा डी तो नन ऑफ द अबव है, तो बी जो है हमारा आंसर आएगा, क्योंकि इनके बीच में कैसा है, नेगेटिव कॉरिलेशन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसलिए आपको बोलती हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूलाज आपको करने चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट पीवी रेशो। वैसे तो पीवी रेशो कैलकुलेट करने के पे हमारे पास दो या तीन फार्मूलाज हैं अलग अलग वे से, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला यूज़ करना है ये आप लोगों की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ सेल्स एंड प्रॉफिट वाला दिया हुआ है 2017 और 2018, यानी कि चेंज हुआ है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू में 100। देखिए प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, पहले 5 था अब 10 हो गया, तो 5000 बढ़ गया, चेंज आया 5000 का। सेल्स पहले 50 थी अब 75, कितना चेंज आया 25000 का। अब इनटू 100 कर दीजिए, इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास 20% आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी। फॉर्मूलाज के अभी से अपनी रिवीजन के लिए प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इफ कॉरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज अनसर्टेन इट इम्प्लाइज दैट। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित है। अब आप ये देखिए, कॉरिलेशन कोफिशिएंट बताता है ना कितना एसोसिएशन है वेरिएबल्स में। अगर अनसर्टेन ही है तो ऑब्वियस है हमारा आर क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। जब आपको पता है आर +1 होता है इज इक्वल टू +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन होता है, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यस नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पीजीटी कॉमर्स के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 49 वीडियोस बन चुकी हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, तो वो भी आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, ठीक है। और पीजीटी कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी सीरीज चल रही है, उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो हम करते हैं क्वेश्चन को। When goods are imported for the purpose of export। देखो मान लो यहाँ पे अगर इंडिया ने मान लो यूएस से कुछ इम्पोर्ट किया, ठीक है, लेकिन उसका पर्पस खुद के लिए नहीं है, उसने इंडिया ने आगे किसी और कंट्री को क्या करना है, सपोज हम कह सकते हैं कनाडा को, उन्होंने क्या करना है, उसको आगे एक्सपोर्ट करना है, तो इसको हम लोग एंट्री पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। जब कोई कंट्री इंपोर्ट करती है आगे एक्सपोर्ट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज एंट्री पोर्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ पार्ट ऑफ। मैनेजमेंट में पॉलिसी फॉर्मुलेशन किसका पार्ट होता है। देखो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दे गए हैं, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। पॉलिसी किस में बनाते हो, प्लानिंग फंक्शन में, है ना। प्लानिंग में आपके बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे कि पॉलिसी, मिशन, विज़न, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स, ये आपको इनके डेफिनेशंस, इनका कॉन्सेप्ट ज़रूर पता होना चाहिए। पॉलिसी होती क्या है, जनरल गाइडलाइंस होती हैं डिसीज़न मेकिंग के लिए। पॉलिसी क्या है हमारे पास, जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीज़न मेकिंग, जो कि गाइड करती हैं मैनेजर्स को। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो आप पढ़ते हैं एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में हम क्या करते हैं, मनी अर्न करते हैं, ठीक है। इसमें हम इंक्लूड करते हैं बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट या सर्विस, ठीक है। और जो हमारे नॉन इकोनॉमिक है उसमें आपको पता ही है कि नहीं है, जैसे अब डोनेशन, चैरिटी वगैरह। सो नॉन इकोनॉमिक पूछा है तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, चैरिटी, ठीक है। बिकॉज बिजनेस, सर्विस एंड प्रोफेशन, ये तीनों की तीनों हमारी क्या आ जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिटरमाइनिंग द टैक्स लाइबिलिटी इज कॉल्ड। देखो जब हम टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं, किसी पर्सन ने कितना टैक्स पे करना है, तो उसको हम लोग कौन सी टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, असेसमेंट। हम कहते हैं ना असेसमेंट ऑफ टैक्स,
तो इसका मतलब हम उसकी क्या निकाल रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। देखो अलग अलग मेथड्स होते हैं कॉस्टिंग के, बिजनेस के मतलब जो भी है उसके नेचर के अकॉर्डिंग। हॉस्पिटल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। सो ध्यान रखना है हॉस्पिटल्स में कौन सा होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, जैसे अब यूनिट कॉस्टिंग में तो पर यूनिट कॉस्ट निकालते हो आप, जो भी प्रोडक्शन हुआ है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स इज़ इन परसुएंट टू। पहले क्वेश्चन को समझिए, इसका मीनिंग है जो हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्या होती है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, यानी कि ये अभी मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हो सकती है, ठीक है, कॉन्टिजेंट मतलब होने के चांसेस हैं। जैसे मान लो अब किसी कस्टमर ने आपकी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट केस फाइल कर रखा है, ठीक है, सपोज़ 1 लाख रुपीज़ तक का, हो सकता है आपके फेवर में जाए, हो सकता है आपके अगेंस्ट में जाए। अगर आपके अगेंस्ट में गया तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा, है ना, मतलब चांसेस हैं, तो ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती है। अब कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को हमें एज अ फुट नोट दिखाना पड़ता है, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो ये किसके लिए करते हैं, कौन से प्रिंसिपल या कौन से कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए, यही आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, फिर है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, थर्ड है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड फोर्थ है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। तो ये होता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर या फिर कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि हर चीज़ डिस्क्लोज करनी है, चाहे वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, जैसे इसका एग्जांपल है एज अ फुटनोट तो हमने दिखाया ना, तो हर चीज़ शो करनी है, वो कहता है हमारा कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। सो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए अगेन आया है कन्वेंशन से रिलेटेड, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज एप्लीकेबल इन। जो कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन होता है वो कब एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट है, देखो कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन क्या होता है कि ऑल पॉसिबल लॉसेस जितने भी होते हैं उनके लिए हम पहले से ही प्रोविजंस वगैरह बनाते हैं। हम कहते हैं ना प्लेइंग सेफ, यानी कि पहले से ही सेफ प्ले करना, हम प्रॉफिट्स के लिए नहीं, जो हमारे लॉसेस हो सकते हैं उसके लिए, ठीक है। जो कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म का वो एप्लीकेबल है, फर्स्ट प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, बी आपको दिया है मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, सी है क्रिएटिंग रिजर्व फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और डी है नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियस है जब आप प्रोविज़न बना, अब लॉस की बात हो रही है ना, तो बी पॉइंट में देखिए हो सकता है आपके पैसे डूब जाए, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रोविज़न बनाकर चल रहे हैं लॉस के लिए। सो दैट इज़ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी वाला। हर एक ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करना है आपने अपने एग्जाम में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थ्योरी दैट opening a country to world markets gives an opportunity to utilize unemployed and underemployed resources known as। देखो जो डिफरेंट थ्योरीज हैं आपकी, चाहे आपके कॉमर्स में इकोनॉमिक्स की हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उनके जो कॉन्सेप्ट है कि कौन सी थियरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो थियरी क्या कहना चाह रही है। तो आपसे पूछा है कि कौन सी थियरी है, वो ये कहती है कि कोई भी एक कंट्री है अगर वो वर्ल्ड मार्केट के लिए ओपन हो जाती है, ठीक है, सो इससे क्या होगा, इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो अनएम्प्लॉयड यानी कि जो रिसोर्सेज अभी यूज़ नहीं हुए हैं या अंडर एम्प्लॉयड या अभी कम यूज़ हो रहे हैं उसमें, तो वो हमारी थी वेंट फॉर सरप्लस थियरी। आपको पता होना चाहिए इन थियरीज़ के बारे में, डिटेल में तो मैं आपको देखो करवाऊंगी टॉपिक्स पर, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ़ अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच ₹6 हैज़ बीन पेड इज़ फॉरफिटेड इट कैन बी री इशूड एट अ मिनिमम प्राइस ऑफ। देखो इस टाइप का जो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीजीटी कॉमर्स। आपको बोला हुआ है, देखो फॉरफीचर क्या होता है, शेयर फॉरफीचर यानी कि अगर नॉन पेमेंट हुआ है हमारे जैसे शेयर होल्डर की तरफ से, तो हम उसका पैसा जब्त कर लेते हैं जो उसने पे कर दिया है, ठीक है। तो अब उसको जब हमने वो आ जाते हैं तो उसको हम री इशू कर सकते हैं। अब री इशू हम उसको एट पार भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं, एट डिस्काउंट भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना आजकल जो हम फ्रेश इशू करते हैं, फ्रेश इशू, वो आप इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, यहाँ री इशू की बात हो रही है, ओके।
तो एक चीज़ ध्यान रखना, अब देखिए 10 रुपीज़ उस पर था, अब 6 तो ऑलरेडी पे हो चुके हैं, यानी कि उस पर आप ये देखिए ₹6 हैज़ बिन पेड इज़ फोरफिटेड। हमने क्या किया है, जो ₹6 उस पर दे दिए थे वो अमाउंट जब्त कर लिया है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अब जो अमाउंट नहीं मिला है वो कितना था, 4 रुपीज़, ठीक है, 4 रुपीज़ था ना जो नहीं मिला है हमें। अब उसमें अब जो आप मिनिमम जो इसको री इशू कर सकते हो वो कितने प्राइस पे कर सकते हो, ₹4 पर शेयर पे, यानी कि आप ज़्यादा में भी कर सकते हो, 5 में कर सकते हो, 6 में कर सकते हो, 7 में, 8, 9, 10 कितने में भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको जो है ₹4 पे तो उसको री इशू करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको ₹3 में कर रहे हो, नो, ₹4, क्योंकि वही जो नॉन पेमेंट है ना वो मिनिमम है जो आप उसको री इशू कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मेल्थस पॉपुलेशन ग्रोज। उन्होंने बताया था कि पॉपुलेशन जो ग्रो करती है वो करती है ज्योमेट्रिकली, ये डिटेल में आपको टॉपिक पता होना चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्रिकली यानी कि सपोज अब जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, आज 2 है तो अब नेक्स्ट टाइम उसका डबल, मतलब उसका 2 टाइम्स 4 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर उसका 2 टाइम्स 8, फिर नेक्स्ट ईयर उसका 2 टाइम्स, फिर 16, फिर उसका 32, इस टाइप से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ज्योमेट्रिकली, पॉपुलेशन ग्रोथ ज्योमेट्रिकली। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रोडक्शन फंक्शन इज़ द रिलेशन ऑफ। जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो किस में रिलेशन दिखाता है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट मतलब जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जैसे अब और चीज़ें जैसे रॉ मटेरियल वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है, उनको करने के बाद, रॉ मटेरियल वगैरह ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा क्या आउटपुट बन के आ रहा है। इनपुट और आउटपुट में रिलेशन जो दिखाता है दैट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट है, इंडेक्स फॉर बेस पीरियड इज़ ऑलवेज टेकन एज। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत इजी है, कितना लिया जाता है, 100। उसके बाद देखिए इंडेक्स नंबर से रिलेटेड है, अगेन स्टैट्स में आपका आता है, इफ़ लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर इज़ 121, पाश्चे का इंडेक्स नंबर है 144, तो फिशर का इंडेक्स नंबर क्या होगा। आप एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, लेस्पियर में हम बेस ईयर की क्वांटिटी को यूज़ करते थे, Q0 को, पाश्चे में करंट ईयर की, तो ये आपको ना फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए। फिशर इंडेक्स क्या होता है, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, 122 इंटू 144, और ज्योमेट्रिक मीन इसका हम निकालेंगे क्योंकि यहाँ 2 ही आइटम्स हैं, तो यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर रूट ही बनेगा इस टाइप से हमारा, ठीक है, 1/2 करके। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर जो है क्या आने वाला है। नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चनियर सर्वे मेथड इज़ यूज टू कलेक्ट। आपने डाटा कलेक्शन पढ़ा होगा, स्टैट्स में हम बात करते हैं, एक तो प्राइमरी डाटा, एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा मतलब जो फर्स्ट हैंड आप ओरिजिनली कलेक्ट कर रही हो, और सेकेंडरी डाटा आपका क्या होता है कि ऑलरेडी जो पब्लिश्ड है उनसे आप हेल्प ले रहे हो। तो क्वेश्चनियर सर्वे आप ऑब्वियस है प्राइमरी डाटा के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चनियर क्या होता है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो आप अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए सर्वे कर रहे हैं, सो इट विल बी यूज्ड फॉर टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एन अनबाइस्ड पॉइंट एस्टिमेट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज ए। देखो डिफरेंस, एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है ऑफ डिफरेंस बिटवीन, एक तो हमारा एस्टिमेशन के बेसिस पे और उसी के जो रिगार्डिंग ओरिजिनल पॉपुलेशन पैरामीटर है, सो वो कहलाएगा हमारा सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एडवांस्ड मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर। इस बात को समझिए, आपने क्या करना है, अभी जो सप्लाई करना है गुड्स का वो बाद में करना है कस्टमर को, लेकिन उसने आपको पैसे पहले दे दिए हैं, तो ये एक टाइप की आपकी शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स बजट इज़ अ। देखो आपने पढ़ा होगा डिफरेंट फंक्शनल एरियाज होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शनल एरिया, सेल्स है, ये सारे। तो सेल बजट किसका एग्जाम्पल है, हमारा फंक्शनल बजट का, ठीक है। सेल बजट किसका एग्जाम्पल है, फंक्शनल बजट का। तो आपको बजट्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ। अगर हम बात करते हैं
डिफरेंस किसकी बात करें, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड क्या रहती है कि आपकी वो तो फिक्स्ड ही रहने वाली है, उसका लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बट वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी, डिफर करेगी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हम किस पे ध्यान रखते हैं, फ्लेक्सिबल बजट में, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट में भी इफेक्ट पड़ता है हमारा प्रोडक्शन लेवल का। तो ये हमारा आंसर आएगा ए वाला। अपने लेवल पे भी आप पढ़ेंगे क्या होता है फ्लेक्सिबल बजट, क्या होता है फिक्स्ड बजट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ मशीन आवर्स आर 8000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर इज ₹8, देन द एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, मशीन आवर्स टोटल बात की है कि मशीन आवर्स कितना है टोटल, जितनी भी हैं 8000। अब जो फैक्ट्री ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट है पर मशीन आवर, 1 घंटे की कितनी है ₹8, तो 8,000 घंटे टोटल है। पर आवर जो फैक्ट्री ओवरहेड के ऑब्जॉर्प्शन रेट है वो ₹8 है। तो एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्वियस है, 8000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64,000 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वे ऑन। देखो ये स्टैट्स वगैरह से रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल हो, डेमोग्राफिक इशू, सभी से रिलेटेड वो करते हैं डाटा कलेक्ट। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद, आपको दिया हुआ है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द ए एंड बी। सबसे पहले ये समझिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है कि इसमें आप लोग जो है अकाउंटिंग की वो चीज़ें जो मैनेजमेंट को हेल्प करने वाली हैं डिसीजन मेकिंग में। तो क्वांटिटेटिव डाटा तो आता ही आता है, साथ में क्वालिटेटिव भी देखते हो। सो बोथ द ए एंड बी जो है हमारा आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर। देखो आपको पता है टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगते हैं ना इंटरनेशनल ट्रेड पे। तो जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं कि टैक्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, और नॉन टैरिफ में अदर मेजर्स, ठीक है, जैसे कोटा फिक्स कर देना, ये सब चीज़ें करके। तो नॉट अ नॉन टैरिफ यानी कि टैरिफ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑप्शन। सबसे पहला देखिए, वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। क्या होता है वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, यानी कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो वॉलेंटरी वर्ड यूज़ हो रहा है ना खुद से, यानी कि सेल्फ ही वो जो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी है उस पर क्या लगा देती है, रिस्ट्रेंट कर देती है, यानी कि लिमिट वगैरह हो जाती है क्वांटिटी पे फिक्स। ठीक है, ये तो एक नॉन टैरिफ ही हो गया। हेल्थ एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स भी नॉन टैरिफ है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज भी। बट एड वैलोरम ड्यूटी ये हमारा टैरिफ बैरियर होता है। टैरिफ बैरियर कैसे होता है, क्योंकि इसमें टैक्स लगता है किसके अकॉर्डिंग, एड वैलोरम है ना, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। ठीक है, मतलब इतनी वैल्यू होएगी तो इतना % जो है आपका टैक्स कटेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने। सो हमारा नॉट अ नॉन टैरिफ पूछा है तो डी वाला हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट द मार्जिनल कॉस्ट इज। देखो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, जब आउटपुट बढ़ाते हैं, ठीक है, एवरेज कॉस्ट जब फॉल होती है तो मार्जिनल कॉस्ट उस टाइम क्या होता है, मोर देन द एवरेज कॉस्ट, लेस देन द एवरेज कॉस्ट, इक्वल टू एवरेज कॉस्ट या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना वो लेस होती है एवरेज कॉस्ट, ये पढ़ा होगा आपने। और अगर इंक्रीज होती है ना एवरेज कॉस्ट, अगर एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो उससे अधिक होगी, मतलब ज़्यादा होगी। लेकिन जब फॉलिंग की बात आ रही है तो मार्जिनल कॉस्ट लेस होगी एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, सो हमारा आंसर बी आएगा। चाहे आप इसको कर भी सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल लेके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन। इसमें से कौन सा इंडेक्स नंबर है जो ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड है। अभी आपको करवाया था ना फिशर वाला फॉर्मूला, लेस्पियर और पाश्चे का, उस पर आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाला था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, फिशर इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट देखिए, हेनरी फ्यूल डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ इनटू। हेनरी फ्यूल ने ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। देखिए, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। ध्यान से समझिए, उन्होंने हेनरी फ्यूल ने, जो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोला जाता है जिनको,
उन्होंने मैनेजमेंट फंक्शंस को 6 यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। ओके, ये वाला हमारा आंसर आएगा। उसके बाद देखिए, इफ़ द प्रपोज्ड डिविडेंड, जब मतलब आप जो प्रपोज कर रहे हैं डिविडेंड हो सकता है 20% है, तो आप कितना जो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स करंट ईयर का ट्रांसफ़र करेंगे रिजर्व में। ये देखो, इसके लिए गाइडलाइंस है हमारे एक्ट में कि अगर कुछ इतना परसेंटेज हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर जो आपने डिविडेंड प्रपोज किया है वो 10% तक है, अप टू 10% है, तो आपको रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रूल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके नोट्स भी बना लेना, ठीक है। लेकिन अगर जो प्रपोज डिविडेंड है वो 10% से ज़्यादा है लेकिन 12.5% तक है, ठीक है, अप टू, ठीक है, तो आप कितना करेंगे, 2.5% ऑफ करंट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, टू रिजर्व। और अगर ये मिनिमम है, मिनिमम आपको इतना करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा तो कर ही सकते हो, आपकी मर्जी है, बट इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर 12.5% से ज़्यादा लेकिन 15% तक है, अप टू है, डज नॉट एक्सीड मतलब 15% तक है, तो 5% आ जाएगा। और अगर 15% से ज़्यादा बट 20% तक है तो 7.5%। और अगर 20% से भी ज़्यादा है तो 10% आपको करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, तो इस केस में 7.5%, क्योंकि 20% बोला है ना, अगर 20% से ज़्यादा हो जाता तो हम 10% करते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बोला है, स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। जो स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में शो होता है, दिख रहा होता है, उसको आप मतलब जो ट्रायल बैलेंस में होता है उसको आप कहाँ शो करते हो, तो उसको आप एक ही जगह मतलब कहाँ दिखाते हैं, वो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं आप लोगों ने। उसके बाद देखिए, एज पर द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर। देखो, जो गार्नर वर्सेस मरे रूल है, जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो जैसे डिसोल्यूशन होता है फर्म का, तो जो डेफिशिएंसी है इंसॉल्वेंट पार्टनर की वजह से, वो सॉल्वेंट पार्टनर किस रेशो में करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, उनकी कैपिटल रेशो में करते हैं। देखिए, शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज फॉर। शेयर प्रीमियम क्या होता है, जब मान लो आपने 10 रुपीज़ का शेयर 12 रुपीज़ पर शेयर दे रहे हो, यानी कि फेस वैल्यू से ज़्यादा में आप उसको इशू कर रहे हैं, तो वो आपका प्रीमियम हो जाता है। ये एक टाइप का आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। और अब कैपिटल प्रॉफिट है तो उसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आपको बोला हुआ है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, राइटिंग ऑफ गुडविल, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर या नन ऑफ दी अबव। सो हमारा आंसर आएगा सी, जो शेयर प्रीमियम मनी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। देखो, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है उसको क्या किया जाता है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लेके जाया जाता है। ये आपको पता ही होगा, ये आपने पढ़ा है रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, क्या चीज़ें डेबिट होती हैं, क्या चीज़ें क्रेडिट होती हैं। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसको क्या किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स। देखो, एग्रीकल्चरल इनकम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे टैक्स में पढ़ा होगा कि जो रिवेन्यू होता है एग्रीकल्चरल लैंड से और जो बेसिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं उससे, ठीक है। तो अगर आपने जैसे क्रॉप की सेल की है, आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेलेबल यानी कि उसको सेल कर सके उसके एबल बनाया है, गार्डनिंग वगैरह की है, तो ये तीनों ही हमारे एग्रीकल्चरल इनकम में आएंगे, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। अगला है क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। इनमें से कौन सी टेक्निक नहीं है, किसकी नहीं है, बिजनेस फोरकास्टिंग की। आपने पढ़े होंगे काफ़ी टेक्निक्स हैं बिजनेस फोरकास्टिंग की, ट्रेंड एनालिसिस भी है, टाइम सीरीज भी है, रिग्रेशन भी है, बट कोरिलेशन एनालिसिस ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है किस चीज़ की, बिजनेस फोरकास्टिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ज़ीरो देन। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, यूटिलिटी हमारी जो सेटिस्फैक्शन मिलती है हमें कंजप्शन से,
तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी 1 एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने की जो हमें मिलती है सेटिस्फैक्शन, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है देन क्या होगा, टोटल यूटिलिटी ज़ीरो होगी या फिर एडिशनल यूनिट ऑफ कंजप्शन इसकी डिक्रीज़ कर देगी टोटल यूटिलिटी, या इंक्रीज़ कर देगी, या टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। देखिए ये टेबल आपको दिखाती हूँ मैं एक, देखो एप्पल की यूनिट्स हैं, उससे यूटिल्स में आप मेज़र करते हैं। वैसे तो ये इलॉजिकल है बट हम मानते हैं यूटिल्स में मेज़र करते हैं सेटिस्फेक्शन को। जब 1 यूनिट एप्पल के लिए तो 20 टोटल यूटिलिटी थी, ठीक है। फिर जब 2 करी तो 35, कितना इंक्रीज़ हो गया, 35 माइनस 20 15, ऐसे निकालते हो ना मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप ये देखिए जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ज़ीरो है उस टाइम ये मैक्सिमम है आपकी टोटल यूटिलिटी, क्योंकि उसके बाद आप देखिए टोटल यूटिलिटी कम होती जा रही है, जैसे 45 35, तो ये सबसे मैक्सिमम है। तो हमारा आंसर क्या आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़ीरो होती है तो उस टाइम टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमाइज्ड। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल आपको पता है ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं, उसमें बूम भी होता है, डिप्रेशन स्टेज भी होता है, रिकवरी भी होता है, बट एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक है। वही आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं होता, तो एक्सेलरेशन नहीं होता। नेक्स्ट देखिए द लिमिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन्स कॉरिलेशन कॉफिशिएंट्स आर। देखो जो कार्ल पियर्सन का कॉरिलेशन कॉफिशिएंट रहता है उसकी क्या लिमिट्स होती हैं। फर्स्ट आपको दिया है +1 से -1, +2 से -2 या +3 से -3, तो आपको पता ही है हमारी क्या लिमिट रहती है, +1 to -1, -1 to +1 यही रहती है ना कॉरिलेशन, कार्ल पियर्सन की कॉरिलेशन कॉफिशिएंट की लिमिट। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज़ कैलकुलेटेड बाय। देखो रेशो एनालिसिस के फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके रेशोज़ के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे तो सिंपल फॉर्मूला पूछा गया है। जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होता है उसका फॉर्मूला रहता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ओके। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड। देखो मैक्रो और माइक्रो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर मैं बात करती हूँ माइक्रो की, माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल पे, ठीक है, जैसे इंडिविजुअल फॉर्म्स होती हैं। मैक्रो मतलब एज अ होल जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो किस किस को इंक्लूड करता है, नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड साइकिल या ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेशनल इनकम हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो या ट्रेड साइकिल हो, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक। आपको बताना है इसमें से कौन से बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं है, ठीक है। तो बजटिंग, ठीक है, प्रॉफिट प्लानिंग, डिटरमाइनिंग द कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो हर किसी में हम बजटिंग में भी प्लान मतलब एक टाइप का प्लान कर रहे हैं, है ना, ये भी, और प्रॉफिट प्लानिंग भी, कॉस्ट स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करना, बट प्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, दिस इज़ नॉट अ बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक। उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल आया हुआ रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड, इफ़ द करेंट रेशियो ऑफ अ फर्म इज़ 2.5:1 और वर्किंग कैपिटल 90,000 है, तो अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी निकालना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये 2.5 है, ये 2.5x मान लो और करंट लाइबिलिटी को x मान लो, तभी तो इसका 2.5 टाइम्स हो गया। और वर्किंग कैपिटल दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, तो 2.5x माइनस x इज इक्वल टू 90,000 आ जाएगा, ठीक है। सो 1.5x इज इक्वल टू 90,000, x की वैल्यू निकालेंगे तो 60,000 आ जाएगी, और x हमने करंट लाइबिलिटी को माना था, सो अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी विल बी 60,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ₹10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹6, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 48,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में बताना है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। पहले ना हम ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाल लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। देखो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको, 48,000। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग माइनस वेरिएबल, तो 10 - 6 यानी कि ₹4 पर यूनिट।
तो 12,000 यूनिट्स हो गया। 12,000 अगर यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होएगा। और आपका ये देखिए 12,000 है और सेलिंग प्राइस कितना है 10, तो 12,000 इंटू 10 करेंगे तो 1,20,000 आएगा आपका आंसर। उसके बाद देखिए नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स, आपने अभी पढ़ा था एग्रीकल्चरल इनकम, अब नॉन एग्रीकल्चरल, ये आपको पता होना चाहिए कि नॉन एग्रीकल्चरल में क्या क्या आते हैं। देखो जिस पे जो अपने आप स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि वाइल्ड ग्रास है वो अपने आप ही उग गया, कोई आपने उस पर बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए है ना। और उसके अलावा जैसे अब मान लो ये तो हो गया इनकम फ्रॉम फिशरीज़ वाली को हम एग्रीकल्चर नहीं मानते, रॉयल्टी इनकम ऑफ माइंस इसको भी नहीं मानते, तो ये तीनों की तीनों ही हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। सो डेफिनेटली हमारा आंसर डी वाला आएगा। और मैंने आपको बोला आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कौन सी एग्रीकल्चरल है कौन सी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड। देखो आपको पता होना चाहिए कि एक तो होता है कॉस्ट एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, अब्जॉर्प्शन, और कॉस्ट क्लासिफिकेशन तो सिंपल है, डिफरेंट बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। तो जब हम अलॉटमेंट कर रहे हैं ओवरहेड का एक कॉस्ट सेंटर को, कॉस्ट यूनिट को, तो उसको हम कॉस्ट एलोकेशन बोलते हैं। इन तीनों के बीच में आप डिफरेंस करेंगे आप, ठीक है, अपने लेवल पे भी, और मैं डिटेल में तो करवाऊंगी, एक बार मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि इसके बारे में। सो कॉस्ट एलोकेशन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है ABC का, वो 1/2, 2/5 और 1/10 है। तो रिटायरमेंट जब एक ही हो जाएगी तो रिमेनिंग पार्टनर का रेशो, अब आपको ये तो बताया नहीं हुआ कि न्यू रेशो क्या रहने वाला है रिटायरमेंट ऑफ ए के बाद, मतलब सॉरी ये आपको बताया नहीं हुआ ना गेनिंग रेशो क्या रहने वाला है, ये तो हमें बताया नहीं हुआ। तो अब आपको रिमेनिंग पार्टनर का कैसे निकालेंगे, सिंपल पहले इसको इक्वेट कर लो जो ओल्ड वाला है, ठीक है। तो 1/2 है, 2/5 है, 1/10 है, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे आप देखिए 4 और ये 1, ये आ गया। अब कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है, तो बाकी का जो बचा है वो उनका रिमेनिंग पार्टनर का रेशो हो जाता है। इस केस में 4:1 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि गेनिंग रेशो के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता क्या है, गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट में हम ये कहते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, चलता रहेगा बिजनेस। हमें देखो कंसेप्ट से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन है ये आपका, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये आपने देखा है ना, जब हम देखो फिक्स एसेट्स को ओवर यूजफुल लाइफ हम मान रहे हैं कि 10 इयर्स के लिए हमने इसको कर दिया, तो इसका मतलब हम यही मान के चल रहे हैं ना कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, तभी तो आपने उसकी यूज़फुल लाइफ एस्टिमेट की, उसी के बेसिस पे आप उसको डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए वाला। अगर आप बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे जैसे कि कंसोलिडेटिंग द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी विद देयर पेरेंट्स, ये इररिलेवेंट है इससे रिलेटेड। सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू को डिस्क्लोज करना या सेल्स को डिस्क्लोज करना, ये हमारे गोइंग कंसर्न से रिलेटेड नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इन एडजस्टमेंट से पहले का हमारा प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 3,60,000, तो 3,60,000 दिया हुआ है आप लोगों को बिफोर एडजस्टमेंट, ठीक है। अब उसके बाद आपको बताना है आफ्टर एडजस्टमेंट क्या होगा। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है अभी देनी है 20,000, आउटस्टैंडिंग मतलब जो ड्यू हो गई बट आपने उसकी पेमेंट नहीं की है, तो ये ड्यू है ना, तो 20,000 आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चा है, वो खर्चा है तो वो माइनस करेंगे। अब देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 26,000, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब आप पहले से ही एडवांस में आपने पे कर दिया है ना, अब एडवांस में पे कर दिया है तो इसको हम वापस क्या कर देते हैं, आप लोगों को पता ही है। ये अब खर्चा क्या है हमारा, देखो खर्चे में ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग को लेकिन माइनस करते हैं प्रीपेड को, ठीक है। तो इसका मतलब अब प्रीपेड वाले को हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट में ऐड। तो 3,60,000 माइनस 20,000 किया तो कितना है आपके पास, 340 प्लस 26 किया तो आपके पास 366,000 आएगा। ये आपको एडजस्टमेंट भी आनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। जब शेयर्स को फोरफिट किया जाता है, जब फोरफीचर किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है। देखो हम हमेशा कोल्ड अप अमाउंट से ही फोरफिटेड शेयर्स को डेबिट करते हैं, आपको पता है ना, रिवर्स हो जाती है एंट्री जब फोरफीचर करते हैं, लेकिन जितना आपने कोल्ड अप किया है उतना ही, तो कोल्ड अप अमाउंट ऑफ फोरफिटेड शेयर से उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिबेंचर होल्डर्स के आपको ऑप्शन दिए हुए क्रेडिटर्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं या रेगुलेटर्स होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस इफेक्ट्स। देखो अगर हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एडवांस में ही पे कर दिए। तो अगर जब उसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है ना, तो आप लोगों को पता ही होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो ये हमारे एसेट्स को, ठीक है, और एक्सपेंसेस दोनों को इफ़ेक्ट करता है, एसेट्स को भी और हमारे एक्सपेंसेस को भी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इट्स एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो फर्स्ट है बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लेस, या रियलाइजेबल वैल्यू। तो एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। देखिए जो आपको बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा किस हेड के अंडर आता है। तो अगर मैं बात करूँ, जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है उसको लाइबिलिटी साइड पे शो किया जाता है, कौन से हेड पे? अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, नेक्स्ट है डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन। देखो जो डिविडेंड पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को, वो किस पे किया जाता है? उनकी पेड अप कैपिटल पे। ओके, पेड अप कैपिटल पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्रिएटरशिप। देखो जो डिफरेंट फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उनके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या फीचर्स है, लाइक सोल ट्रेड के, पार्टनरशिप के, कंपनी के, ठीक है। तो सोल ट्रेड आपको पता है एक अकेला व्यक्ति बिजनेस चलाता है, तो उसके एडवांटेज क्या है? सबसे पहले सोल बिजनेस बहुत इजी होता है फॉर्मेशन में, फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है ऑपरेशंस में, ठीक है, और रेगुलेशंस भी कम होते हैं अगर आप कंपनी और पार्टनरशिप से कंपैरिजन करें। सो ऑल ऑफ द अबव जो हैं हमारे एडवांटेज हैं सोल प्रोप्रिएटरशिप के। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। देखो आपने पढ़ा होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के बारे में पढ़ा है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग में आपका क्या आता है? आप देखते होंगे कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड की जाती है, रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आएगा इसमें से हमारा, क्योंकि ये प्लानिंग प्रेमिसेस ये वगैरह प्लानिंग का पार्ट हो गया, कोऑर्डिनेशन, इवैल्यूएशन, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ की हैं। बट हमारा जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ मैकेनिज्म्स यूज टू कीप एक्शंस एंड आउटपुट्स विद इन प्री डिटरमाइंड लिमिट्स। प्री डिटरमाइंड हम एडवांस में किस में डिसाइड करते हैं? आप देखो जो लिमिट्स डिसाइड की हुई हैं वो हमारा उसको उसी लिमिट के अंदर रखना, वो हमारा कंट्रोल में आता है ना। आप देखते हैं ना कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि मैच करते हो एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ, फिर देखते हो कोई डेविएशंस तो नहीं है, वेरिएंसेस तो नहीं है। तो जो सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है टू कीप एक्शंस एंड आउटपुट्स विद इन प्री डिटरमाइंड लिमिट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल। नेक्स्ट है देखिए, जो रिटर्न स्टेटमेंट्स होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों एस्टैब्लिश हुई है, उसको हम बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके एग्जिस्टेंस का जो पर्पस बताती है रिटर्न स्टेटमेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। देखो पार्टनर्स के बीच में ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी एग्रीमेंट हो सकता है, बट जो एग्रीमेंट रिटर्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड या फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। और पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं।
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ परचेज ऑफ गुड्स आर मेड ऑन क्रेडिट। अगर हमने गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट पे, तो देखिए परचेज चाहे क्रेडिट पे किया है चाहे हमने कैश में किया है, अकाउंट तो कौन सा होगा, परचेज ऑफ गुड्स है तो परचेज ही डेबिट करते हैं हम लोग, तो परचेजेस हमारा आंसर आएगा क्योंकि डेबिटेड पूछा है ना। अगर कैश में करते तो कैश क्रेडिट हो जाता, या फिर अगर क्रेडिट में करेंगे तो क्रेडिटर मतलब जो वेंडर है उसका नाम आ जाता। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल बट। देखो कंट्रोलिंग में क्या क्या आता है आप देखते हैं, मेज़र करते हैं रिजल्ट्स को, गोल्स वगैरह एस्टैब्लिश तो होते ही हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, बट ह्यूमन रिसोर्स को सेलेक्ट करना ये तो बिल्कुल ही इससे बाहर हो गया है ना, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी, तो स्टफिंग में होता है, स्टाफिंग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस सेटिस्फाइड बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो जो हमारा फिशर इंडेक्स नंबर होता है वो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है एज वेल एज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी, और फिशर इंडेक्स नंबर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी मानते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी हम कहते हैं कि जो एक शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की कैपेबिलिटी है ना, तो मोस्ट प्रिसाइज इन सब में से देखो, वैसे तो तीनों के तीनों ही लिक्विडिटी के लिए, चाहे क्विक हो चाहे करंट हो चाहे एब्सोल्यूट लिक्विड हो, सबसे ज़्यादा है हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड। देखो करंट रेशियो में आप करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी करते हैं, क्विक में हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, और एब्सोल्यूट लिक्विड में तो सिर्फ आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज यही आती है ना, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो सबसे प्रिसाइज है हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। नेक्स्ट है द ड्यूटी विच इज़ इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। सबसे इजी है जो ड्यूटी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगाई जाती है उसको हम लोग कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। नेक्स्ट है इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड बाय। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेंसस जनगणना की जाती है ना, कौन कंडक्ट करता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ लीफो मैथड इज सुटेबल व्हेन प्राइजेज आर। लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, तो लीफो में लास्ट इन फर्स्ट, जो सब लास्ट में आया है उसको पहले इशू किया जाएगा स्टोर से, ठीक है, उस मटेरियल को। तो ये जो सुटेबल है ये व्हेन प्राइजेज आर राइजिंग, जब प्राइस राइज हो रहे हों, देखो तभी तो, अब आप प्राइस राइज हो रहे हैं, अब इसमें क्या होगा कि आज आपकी हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाएगा, इससे आपको टैक्स में सेविंग होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये मेथड्स कब कब सुटेबल हैं, इनके क्या फार्मूलाज हैं, क्या चीज़ इसमें मेन है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। देखो जब आपको पता है ड्यूअल एस्पेक्ट पे करते हैं ना, डेबिट अगर होगा तो उसके इक्वल क्रेडिट भी होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए डबल अकाउंट वर्ड भी यूज़ हुआ है, बट हमारा आंसर क्या आएगा, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए एक और क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए, 4-5 हो गए हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। विच अमंग द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। मनी मेजरमेंट पे हम वही लेते हैं चीज़ें जिनको हम मनी की फॉर्म में कर सकते हैं मेज़र। तो मैनेजिंग डायरेक्टर की हेल्थ को नहीं कर सकते, कंपनी की गुड्स की क्वालिटी को नहीं कर सकते, बट प्लांट एंड मशीनरी की क्या वैल्यू है उसको हम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सी हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है देखो, बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है शिपिंग कंपनी, एक ये डॉक्यूमेंट भी माना जाता है ऑफ टाइटल टू द गुड्स, और शिपिंग कंपनी ये भी एक्नॉलेज करती है कि ये जो है टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग गुड्स रिसीव हो गई हैं फॉर शिपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए तो बिल ऑफ लेडिंग कैसे इशू किया जाता है, कौन इशू करता है, शिपिंग कंपनी। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन द कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन। देखो लॉन्ग रन में पूरा टाइम होता है तो कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप डिपेंड करता है हमारा रिटर्न टू स्केल में, ठीक है, रिटर्न टू स्केल आपने पढ़ा होगा ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड बाय। जो नेशनल इनकम है उसको कैसे मेज़र किया जा सकता है, तो उसको हम एक्सपेंडिचर मेथड से भी, इनकम मेथड से भी, प्रोडक्शन मेथड, तीनों ही ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर आएगा।
नेक्स्ट देखिए, प्रॉस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन इन शेयर्स और डिबेंचर्स कैन बी इशूड ओनली बाय। जब हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के इन्विटेशन के लिए, तो जो प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते हैं वो कौन कर सकते हैं? ओनली पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही तो आम लोगों को इनवाइट कर सकती है, प्राइवेट कंपनी तो कर ही नहीं सकती। ठीक है। नेक्स्ट है, द सैम्पलिंग एरर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। इन्वर्सल रिलेशनशिप होता है, देखो सैम्पल साइज से, अगर सैम्पल साइज आपने बड़ा किया, मतलब बड़ा लिया, तो ऑब्वियस है रिप्रेजेंटेटिव होने के चांसेस हैं पॉपुलेशन में, तो इसमें सैम्पलिंग एरर कम आएगा। लेकिन अगर आपने सैम्पल साइज छोटा लिया तो सैम्पलिंग एरर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो सैम्पलिंग एरर जो है किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? सैम्पल साइज के। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक डाटा ऑब्टेन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस एनालाइज्ड। पास्ट डाटा एक्सपीरियंस, जैसे ये होता है हमारा टाइम सीरीज़ में, आप पहले वाले ईयर्स का देखते हो कि कितना मान लो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग टाइम सीरीज़ में हम पास्ट वाला डाटा लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आएगा टाइम सीरीज़ फोरकास्ट। नेक्स्ट है, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग विल बी क्रेडिटेड टू। अब अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो ये कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट, P&L, रिवैल्यूएशन या ऑल पार्टनर कैपिटल। सो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ़ अ शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच 8 हैज़ बिन कोल्ड। देखो 8 रुपीज़ कोल्ड हुए हैं, ₹6 पेड किए हैं, ठीक है, ₹6 जो पे किए थे वो फॉरफिट हो गया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाता है कोल्ड अप अमाउंट से, जो कि ₹8 है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? बी वाला। तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो यूपी पीजीटी कॉमर्स 2019 में पूछे गए थे। आपको इस क्वेश्चन में किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू so much. Keep learning and have a nice day.